नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देश और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की न्यूज। और चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। इटली के अपोलिया में आयोजित 3 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन का आधिकारिक रूप से समापन हुआ, जहां सम्मेलन को कवर करने के लिए टीम पहुंची थी। सम्मेलन के समापन के बाद चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी रोम पहुंचे हैं, जहां चैनल हेड ने रोम के एक ऐतिहासिक कोलोसियम इमारत की चर्चा की है। और ये भवन जो है एक खंडहर है, लेकिन अपनी भव्यता और विशालता के कारण प्रसिद्ध है। तो आप देख सकते हैं हम इस समय रोम में मौजूद हैं। जैसा आपने देखा कि हम G7 इटली में इस समय हम यहाँ पे आए हुए थे। बारी में G7 का वहां पे 3 दिवसीय कार्यक्रम था और वहां पे समापन होने के बाद से हम रोम पहुंच चुके हैं। और रोम में हम इस समय यहाँ पे कोलिज्म करके यहाँ पे ये बिल्डिंग है। ये बोला जाता है कि विश्व के जो 7 वंडर्स हैं उसमें से ये एक है। आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से कृपया वो दिखाएं यहाँ पे कोलिजियम। मैंने स्टोरी थोड़ा सा वो पीछे से अगर जाएंगे तो उनको वो ऊपर का लुक मिलेगा जो है। अगर वो थोड़ा पीछे से जाएं तो देख सकते हैं कि ये पूरा एक ऐतिहासिक इमारत है और ये माना जाता है कि विश्व के सबके पुराने ये इमारतों में से एक है। थोड़ा सा अगर हम अपने सहयोगी से बोलेंगे अगर यहाँ से वो बिल्डिंग पे द कोलिजियम स्टोरी करके अगर आ रहा है, थोड़ा और पीछे से जाएं और पीछे से वो उसको ले सकती हैं वो यहाँ से। आप ये देखिए, टेल्स इट्स अ स्टोरी, ये एक बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे अभी आपको हम दिखाते हैं लगभग 60 से 70 हजार यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। हालांकि एक बड़ी अजीबोगरीब बात है, मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि हमारे देश में यानी भारत में इससे ज्यादा पौराणिक इमारतें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे आप समझ सकते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति का हमारे पूरे विश्व में इस प्रकार का कहीं ना कहीं उस पर एक ऐसा छाप है कि लोगों को लगता है कि अगर विदेश में जो चीज है वो सबसे बेहतर है, सबसे पौराणिक है। मैं चाहता हूं कि एक बार पूरा व्यू दिखाएं यहां से स्ट्रेट में कि देखिए कितने ज्यादा यहां से लोग आ रहे हैं और ये सभी लोग यहां पे इस पूरे पर्यटन स्थल को देखने हैं। रोम में हम इस समय मौजूद हैं। इटली की राजधानी है रोम और हम जैसा कहते हैं कि विश्व के सबसे पुराने देशों में से एक है इटली। और आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पे लोगों की संख्या है। यहाँ पे पूरे विश्व के ही पर आप लंबी लाइनें देखिए किस प्रकार से लोग यहाँ से ये टिकट के लिए जो लोगों ने लिया है, ये लंबी लाइन है क्योंकि पूरा ये जो इमारत है इसमें तमाम तरीके के इसमें म्यूजियम है, बहुत सारे जो ऐतिहासिक इसमें चीजें हैं वो इसमें रखी गई हैं। और आप देख सकते हैं कि ये पूरे यहाँ पे जो भीड़ है ये बताती है भीड़ की किस प्रकार से यहाँ पे लोग पूरे विश्व के रोम में हम मौजूद हैं। रोम इसलिए बहुत ज्यादा एक तरह से इसको एक हम कह सकते हैं कि प्यार का भी एक शहर कहा जाता है, जहां पे प्यार के लिए जो लोग ये मानते हैं कि प्यार का इजहार भी वो रोम में करते हैं। आपने देखा हो कि हमारे तमाम सेलिब्रिटीज जो भारत के हैं वो रोम में ही आकर के अपनी डेस्टिनेशन मैरिज करते हैं। देश के हमारे जो तमाम बड़े दिग्गज जो लोग हैं, जिसमें जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनको हम कह सकते हैं जो धनवान व्यक्ति हैं, वो रोम में आकर के अपनी डेस्टिनेशन मैरिज करते हैं। वो हनीमून के लिए भी यहाँ पे आते हैं। तो कि जैसे हमने आपसे बताया कि हमारे देश के जो नागरिक हैं, एक समय ऐसा होता था कि हमारे देश के जो नागरिक थे वो सिर्फ भारत में भ्रमण करने जाते थे या बहुत सारे जो भारत के नजदीक देशों में, लेकिन अब हमारे भारत देश के जो लोग हैं वो इस समय इटली तक आ चुके हैं यहाँ पे पर्यटन के लिए, खासतौर से रोम में मौजूद है। यहाँ पे हमें कुछ भारतीय लोग मिले और ये बड़ा सौभाग्य रहा कि हम यहाँ पे सबसे पहले हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। आप यहाँ पे इस बिल्डिंग को देखने आए हैं, क्या खास लगा आपको यहाँ पे और आप भारत में किस जगह से हैं? अपना नाम बताएं प्लीज। मेरा नाम चक्रधर है, मैं आंध्र प्रदेश से हैं और ये वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है ना, तो वो ये देखने के लिए बहुत मन है। तो इसी अच्छा, अब क्या लगा इस वाली इमारत के बारे में? आप क्या सुन करके यहाँ पे आए थे? वंडर्स के अलावा इसमें क्या ऐसी खास बात है जो आपको लगा जिसने आपको यहाँ तक उसको लाने के लिए मजबूर कर दिया? आर्किटेक्चरली बहुत अलग है इंडिया से, तो वो आर्किटेक्चर वाइज क्या क्या है, कैसे बनाया, वो सब देखने के लिए। और यूरोप ट्रिप, पूरा यूरोप ट्रिप में एक पार्ट है ये हमारा, तो उसके लिए हम आया था। तो यूरोप ट्रिप में इन्होंने रोम को भी यहाँ पे भ्रमण करने यहाँ पे आए हैं और दूसरे भी हमारे साथी हैं भारत से आए हैं। सर क्या शुभ नाम है आपका? प्रदीप जैन। कहाँ से हैं प्रदीप जी? गुजरात, वडोदरा। तो कैसा लग रहा है आपको गुजरात? तो कहते हैं ना हमारे यहाँ तो देश के प्रधानमंत्री समय गुजरात के हैं। हम भी चुनाव में इस बार गए थे, जब वहां गुजरात को कवर करने के लिए अहमदाबाद में पहुंचा था। वहां पे गांधीनगर में अमित शाह जी की जो उनका नामांकन था उसमें हम मौजूद थे। इतना खूबसूरत वहां प्रदेश है, इतना साफ सुथरा। तो रोम में आके कैसा लग रहा है कि गुजरात और रोम आप उसको तुलना करते हैं कि अभी भी गुजरात को जो है थोड़ा और बेटर होना चाहिए, या रोम से आप क्या देख के आपको लगता है कि हमारे देश में रोम में क्या फर्क नजर आता है? गुजरात इज ऑल्सो बेटर। गुजरात बहुत अच्छा है, सब कुछ है, बट ठीक यहाँ पे ग्रीनरी एंड क्लाइमेट वाइज इट इज वेरी नाइस।
तो बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। एक प्रॉब्लम हमें यहाँ पे फेस हुई कि हिंदी स्पीकिंग कोई भी नहीं है और इंग्लिश स्पीकिंग भी नहीं है। कुछ भी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं शॉप नहीं कर रहा हूँ, कहाँ जाना है, कैसे करना है, तो वो एक थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। अदरवाइज द कंट्री इज़ वेरी गुड, रोम इज़ वेरी गुड। एक हमारे साथ और भी भारतीय यहाँ पे हैं। मैम क्या शुभ नाम है आपका? संजना, मैम कहाँ से हैं आप? वडोदरा, गुजरात। तो मैम कैसा लग रहा है ये बताते हैं कि खासतौर से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि जो रोम है उसको बोला जाता है कि वो शहर है जहाँ पे खासतौर से प्यार का लोग इजहार यहाँ पे करते हैं। हमारे देश में तमाम लोग अपनी डेस्टिनेशन मैरिजेस यहाँ पे करते हैं। कैसा लग रहा है, आप क्या सोचती रोम के बारे में और इस खास इमारत के बारे में क्या कहना है आपको? बहुत ही सुंदर जगह है, आर्किटेक्चरली बहुत ब्यूटीफुल है, इतने ह्यूज स्ट्रक्चर्स है, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह जो एंशियंट बिल्डिंग्स है, तो काफी नया और इंटरेस्टिंग शहर है। तो हम एक्चुअली लेक कोमो और वेनिस वगैरह भी जाके फिर रोम आए हैं, तो मतलब सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस है। एक अच्छी चीज जो यहाँ पे मुझे लगी वो थी कम्यूट, मतलब यहाँ के ट्रैम्स, बस सिस्टम, मेट्रोज, तो वो काफी कन्वीनियंट है, आप कहीं से भी बस ले सकते हैं, मेट्रो ले सकते हैं। आई थिंक ये एक चीज है जो इंडिया को वापस ये रेप्लिकेट करना चाहिए, तो ये चीज सीखनी चाहिए। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा यहाँ पे कि इनका जो ट्रैवल सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। मैम आपको पता है यहाँ G7 समिट हुआ था अभी बारी में और हमारे देश के प्रधानमंत्री आए थे और यहाँ की भी जो प्रधानमंत्री हैं वो महिला प्रधानमंत्री। और आपको पता है जैसे हमारे देश में तमाम सोशल मीडिया पे और बहुत सारी बातें होती थी, तो क्या लगता है आपको? जैसे हमारे ये माना जाता है कि हम तो जर्नलिस्ट, हम कहते हैं कि इटली के और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं। आपको लगता है यहाँ पे आकर के कि हम किसी ऐसे देश में जहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी असर है और हमें कुछ यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट या अच्छा लग रहा है, कुछ अपना देश आपको महसूस हो रहा है यहाँ पे इटली में? जी बिल्कुल, मतलब जब भी किसी से भी मिलते हैं, अगर कोई एशियन से हम मिले हैं अभी तक, तो उनको बोलते हैं हम गुजरात से हैं, तो बोलते ओ मोदी जी का स्टेट, मोदी जी की जगह से हैं, तो वो एक चीज है। बट हाँ, मतलब एज एन इंडियन ऑब्वियसली वी वर रिस्पेक्टेड, हमें उतना ही रिस्पेक्ट मिला, उतना ही इम्पोर्टेंस दिया गया, कोई डिस्क्रिमिनेशन अभी तक तो हमको नहीं लगा, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी थी। तो हाँ, मतलब कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट जैसा भी नहीं लगा, बट बाकी टूरिस्ट की तरह ही, तो ऐसा नहीं है कि मतलब क्योंकि हम इंडियंस है तो हम डिस्क्रिमिनेटेड है या ऐसा कुछ है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी थी। हाँ मैम मैम क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से मैम? मैं गुजरात से ही हूँ, वडोदरा, गुजरात। आप उस प्रदेश से हैं जहाँ के जो व्यक्ति हैं वो इस समय देश के तीसरे प्रधानमंत्री बने और हाल ही में वो यहाँ जब इटली आए तो यहाँ के सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो राष्ट्र जितने भी डिग्नेटरीज थे उसमें मोदी जी की गिनती थी। यहाँ के प्रधानमंत्री के साथ भी उनके बड़े अच्छे रिश्ते माने जाते हैं। इटली आकर के आपको कुछ लग रहा है कि जो आप टेलीविजन में देखती थी या सोशल मीडिया में देखते थे, आपको लगता है कि कुछ हमारे भारत की जो स्थिति 2014 से पहले थी, अब आप जब यहाँ पे अगर उससे पहले कभी आप आई हो, कुछ महसूस होता है आपको कि हाँ हमारे लोग, जैसे अभी उन्होंने बताया कि हम लोग डिस्क्रिमिनेटेड नहीं महसूस होते, स्पेशल ट्रीटमेंट तो नहीं मिला लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं में जो पहले एशियन या ब्राउन स्किन को हम कह सकते थे ऐसा होता था। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस बारे में बताइए प्लीज। ये मैं जरूर कहूंगी क्योंकि मेरे और भी रिलेटिव्स हैं जो रहते हैं बाहर, तो सबने बोला मोदी जी के आने के बाद एक अलग इंपॉर्टेंस मिल रही है। ओ मोदी जी के वहां से कंट्री से, वो पहले ही बोल देते हैं, अगर किसी को बोलते हैं तो बोले आप गुजरात से हो तो सीधा मोदी जी का पहले नाम आता है, तो वो एक प्राउड फील होता है हमको। कंट्री बहुत सुंदर है, नो डाउट, और हम चाहेंगे कि इंडिया भी बहुत ही सुंदर है, लेकिन बस थोड़ी साफ सफाई जो मोदी जी करवा रहे हैं, नो डाउट गुजरात में है और स्टेट में होना बाकी है। तो मैं तो यही कहूंगी ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। थैंक यू मैम से बातचीत करने के लिए। तो ये थे भारतीय लोग जो यहाँ मौजूद थे और उन्होंने बताया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी और खासतौर से इटली के साथ जो भारत के रिश्ते हैं वो ये कह सकते हैं कि वो ये कहते हैं कि हमें यहाँ पे आके लगा कि अपनापन जैसा है और हमारे साथ बहुत हमें अच्छा महसूस हुआ। तो ये हमारे देश की संस्कृति और हमारे प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं वर्चस्व या हम उनका छाप देख सकते हैं जो हमें महसूस हो रहा है। आगे भी और दर्शकों से आपसे हम बातचीत करेंगे। तो आप देखिए ये पूरा यहाँ पे ये पूरी लंबी लाइन लग चुकी है। मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा कि देखिए ये इस पूरी लाइन को दिखाइए, इस पूरी इमारत को देखने के लिए ये लंबी लाइन लग चुकी है। यहाँ पे टिकट इसके लिए, इस पूरी इमारत के लिए दिया जाता है और ये लोग तमाम पूरे विश्व से लोग यहाँ पे आए इस खूबसूरत इमारत को देखने के लिए। जी हाँ, रोम में स्थित ये जो इमारत है और ये लगभग यहाँ पे सबसे विश्व के 7 जो वंडर्स जिनको हम कहते हैं उसमें से इसकी गिनती है। आपको पता है कि ताजमहल भी इसमें हमारे 7 वंडर्स में से एक है। और ये देखिए ये पूरी लंबी लाइन है जो लोग यहाँ से जा रहे हैं। ये हर वर्ग के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, पूरे विश्व के तमाम देशों के लोग यहाँ पे, हालांकि यूरोपियन कंट्रीज के लिए लोग ज्यादा यहाँ पे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और लाइन बहुत लंबी है यहाँ पे, आप देखिए कि ये पूरे जो लोग हैं ये खासतौर से यहाँ पे पहुंचे हैं यहाँ पे और ये पूरे टिकट लेकर के सीधे फ्री अंदर जाएंगे।
हम कह सकते हैं कि भारत में भी तमाम ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं, लेकिन इस बात का मुझे लगता है कि हमारे देश में भी थोड़ा प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि विदेश में आकर के लोग जो ऐतिहासिक इमारतें, मैं इस ऐतिहासिक इमारत के बारे में कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जिस चाव के साथ लोग यहां पे अपनी इस इमारत को देखने के लिए रोम में आए हैं, वो चाव हमारे देश के तमाम ऐसी इमारतों में भी नहीं है। हालांकि ये 7 वंडर्स में से एक है, इसलिए इसकी भी एक गिनती है, और लोग लगभग यहाँ पे पूरे परिवार के साथ, लोग अपने मित्रों के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। और आप देखिए कि किस प्रकार यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें यहाँ लगी हुई हैं, टिकटों के लिए लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे ये बताया गया है हमें कि लगभग 60 से 70 हजार पर्यटक ये यहाँ पे लगातार यहाँ पे आते हैं लोग यहाँ पे, और वो सारे पर्यटक यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से वो यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। और वो लगातार ये, क्योंकि सुबह से ये इमारत खुल जाती है, ऐतिहासिक इमारत है, यहाँ पे जो संस्कृति है, इटली की जो संस्कृति है, उसको भी इस इमारत में बताया जाता है खासतौर से, इसलिए भी इस इमारत की अपनी एक मान्यता है। लोग यहाँ पे लाइन लगा करके आए हुए हैं। आप देखिए यहाँ पे कड़ी धूप भी है इस समय। आप ये बहुत मौसम जो है यहाँ का अभी बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है, लेकिन रोम हालांकि आमतौर से यहाँ बहुत गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन इस बार खासतौर से यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ रही है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद से आप ये देखिए, यहाँ पे मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से एक बार पूरा नजारा यहाँ से दिखाएं प्लीज। और ये देखिए कि पूरा किस प्रकार से यहाँ पे ये इमारत की जो है ये सराउंडिंग्स है, यहाँ पे इस पूरे इमारत की एक सराउंडिंग है, आप देखिए। और यहाँ पे ये सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और ये सारे पर्यटक हैं इटली के अलावा पूरे विश्व के यहाँ पे पर्यटक हैं, पूरे विश्व के तमाम देशों के पर्यटक यहाँ पे। रोम अपने आप में एक बहुत ही सुंदर शहर बोला जाता है, और इसलिए इस जो है इमारत को देखने के लिए यहाँ पे और भी खूबसूरत इमारतें हैं। यहाँ पे जो बहुत, इसको हम कहते हैं बहुत पौराणिक शहर है रोम, इसलिए भी लोग महसूस करते हो कि आज के पाश्चात्य जो संस्कृति, जो सभ्यता है, तो लोग अपनी पुरानी चीजों को लोग कहीं ना कहीं याद जरूर करते हैं, उसको देखना जरूर चाहते हैं। आप देखिए, मैं चाहूंगा कि अपने सहयोगी से इसकी भव्यता दिखाएं इस इमारत की। ये अपने आप में एक इसका आप देखिए एक स्ट्रक्चर है जो इसका, वो खूबसूरत है, बहुत ही जबरदस्त इसका स्ट्रक्चर है। और आप देखिए यहाँ पे ये पूरी तरीके से ये आपको यहाँ से थोड़ा उसका नजारा मिल रहा है। आपको क्रॉस का एक निशान भी वहां पे है, वहां के बारे में कुछ खास विशेष जो इस इमारत के बारे में खास टिप्पणी है, अगर क्लोजअप करके हमारी सहयोगी इसको थोड़ा नजदीक ला सके तो दिखा सके कि किस प्रकार से उसके बारे में ये बताया गया है। हालांकि इटालियन भाषा में उसको शायद लिखा गया है, इसलिए उसको इटालियन लोग ही सिर्फ समझ पाते हैं, लेकिन बहुत एक जबरदस्त मतलब भीड़ में यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं कह सकता हूं कि रोम में मुझे लगता है कि आपको भी एक बार अपना जरूर यहाँ पे एक बार अपना मौका आपको यहाँ देना चाहिए, यहाँ पे आकर के, और यहाँ की संस्कृति और सभ्यता के बारे में आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। क्योंकि हम जितना भी बता लें, लेकिन खास तौर से आप देखिए कि ये जो इमारत है, हमारे देश में भी इससे खूबसूरत इमारतें हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जो जिस चीज का प्रसार और प्रचार बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है, उसको लोग ज्यादा देखने को आते हैं। और खासतौर से यूरोपियन देश में अगर कोई भी जो चीज है, या यहाँ का खाना है, यहाँ की सभ्यता, लोग बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं। रोम से अपनी सहयोगी रोजी एंथम के साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, इटली। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लाहौल और स्पीति में बचाव अभियान चलाने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस की माउंटेन बचाव टीम की सराहना की है। अमित शाह ने कहा कि आईटीबीपी टीम के सदस्यों ने अपनी जान जोखिम में डाली और मानवीय उद्देश्य के लिए पैराग्लाइडिंग के दौरान एक दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले अमेरिकी नागरिक के शव को खोजने के लिए पहाड़ों में 14,800 फीट की ऊंचाई पर चढ़ गया। मानवता के प्रति आईटीबीपी का समर्पण जो है सराहनीय है। तो देखिए, लाहौल और स्पीति में ये जो शव है वो मिला हुआ है, और काफी मशक्कत के बाद जो है हिमाचल में जो है इसका रेस्क्यू किया गया है। और ये जो अमेरिकी पैराग्लाइडर है उसकी मौत बताई जा रही है, जिसका देखिए हाल फिलहाल स्थिति, फिलहाल ये तस्वीरें साझा कर रहे हैं जहां पर उसके शव को जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। तो ये पूरा जो रेस्क्यू है जो है हिमाचल में चल रहा है, और हिमाचल से देखिए ये पूरा जो बचाव का काम है वो लगातार जारी है, और जो है अभी फिलहाल ये स्थिति सामने है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भीषण रेल हादसा हुआ है। इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में रेल दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है।
मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। और इसी के साथ पश्चिम बंगाल में देखिए बड़ा रेल हादसा हो गया है, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है, सांत्वना व्यक्त किया। और इसी के साथ साथ उन्होंने लिखा कि देखिए जो जिनके साथ ये हादसा हुआ है, भगवान उनके जो है दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे और परिवार को हिम्मत दे। और आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसा हुआ, जिसे लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि रेल हादसा बहुत दुखद है और इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। और देखिए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो अमित शाह का ये ट्वीट सामने आया है, जहां बता दें कि पश्चिम बंगाल में बड़ा रेल हादसा हो गया जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, जिस पर देश के गृहमंत्री अमित शाह ने दुख जताया है, संवेदना व्यक्त की और ट्वीट के जरिए जो है परिवार के साथ उन्होंने उनके दुख को साझा किया। और इसी के साथ साथ उन्होंने लिखा है कि बेहद दुखद की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में भगवान आपको ये दुख की घड़ी सहन करने की क्षमता प्रदान करे। और वही केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए शाम 4 बजे नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और देखिए इस हाई लेवल मीटिंग में केंद्र, मणिपुर सरकार, सेना और अन्य सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। तो अमित शाह के द्वारा ये बैठक आज होने वाली है और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण जो है मानी जा रही है, क्योंकि देखिए मणिपुर की स्थिति पर ये बड़ी बैठक हो रही है। क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ और आगे इसे जो है आगे बढ़ा सकते हैं, क्या कुछ उसके लिए जो है अच्छी सहूलियत दे सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से पिछले कई महीनों में मणिपुर से कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिस पर एक सोचनीय विषय हो गया और बेहद स्थिति भी गंभीर हुई बनी। तो इस पर देखिए आज शाम 4 बजे देश के गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे। क्या कुछ महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो वही इटली के अपोलिया में आयोजित 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आधिकारिक रूप से समापन हो गया, जहां हमारी सम्मेलन को लेकर कवर करने के लिए टीम पहुंची थी। चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने इटली के बसों में सफर किया, साथ ही इटली और भारत के रिश्तों को लेकर भी बताया कि इन दोनों देशों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। रिपोर्ट देखिए। हम आज ये 3 दिवसीय G7 समिट खत्म हो चुका है और इंटरनेशनल मीडिया सेंटर से हम लौट रहे हैं। और जैसा कि हम आपको बताते चले कि हम काम की वजह से जैसे कल भी लेट हो गए थे, आज फिर हम लेट हो गए, लेकिन आप इस पूरे बस को आप देखिए, हम इस पूरे बस पे अकेले हैं और खास तौर से हमारी रिक्वेस्ट पे पूरे बस में आप देखिए खाली है। ये सिर्फ हमारे लिए, हमें हमारी पूरी टीम को हमें ये बस मुहैया कराई गई है जो हमें अपने होटल तक और अपने गंतव्य तक छोड़ेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इटली और भारत के रिश्ते इसलिए बहुत ही मधुर है क्योंकि दोनों देशों का जो दिल है वो बहुत बड़ा है। बारिश से मेरे सहयोगी रोजी एंथम के साथ मैं ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी, G7 समिट इटली से। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन को लेकर इटली दौरा 2 दिवसीय पर थे, जहां पर अब वह वापस भारत लौट आया है। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली के अपोलिया में फसानो शहर में लग्जरी रिसोर्ट बोर्गो एग्नोजिया में 13 जून से 15 जून तक हुआ था और इसमें पीएम मोदी को खास मेहमान के तौर पर G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था और पीएम मोदी ने भी बेहतरीन ढंग से भारत का प्रतिनिधित्व किया। और देखिए यूं तो भारत के साथ कुछ अन्य देशों को भी इस सम्मेलन में बुलाया गया जो कि G7 के सदस्य नहीं है, पर देखिए सम्मेलन के दौरान भारत की जो धमक थी वो फिलहाल अलग ही नजर आई। तो ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की लिए दौरे पर पहुंचे हुए थे इटली, जहां पर एक खास धमक देखने को मिला। तो पीएम मोदी का इटली जो दौरा था फिलहाल वो खत्म हो चुका है और वो बाहर माफ कीजिएगा भारत लौट आए हैं। और इस बीच जब वो दौरे पर थे तो कई तस्वीरें ऐसी सामने आई जिसे देखकर देखिए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से इटली और हमारे देश में वो जो संबंध है कितना खास हो जाता है। क्योंकि देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी विदेश जो दौरे पर होते हैं तो देखिए भारत की एक अलग ही धमक देखने को मिलती है, एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलती है। और देखिए भारत और भारतवासियों के लिए बेहद गौरवपूर्ण का जो
पल होता है वो देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरह से तमाम देश के नेता देखिए इटली दौरे के वहां पर मौजूद थे और फिर जो तस्वीरें आई वो अपने आप में देखने में बेहद हर एक भारतवासी के लिए गर्व करने की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए इटली पहुंचे हुए थे। G7 शिखर सम्मेलन था, खास महत्वपूर्ण। देखिए कई लोगों से उन्होंने चर्चा की, बातचीत की और इसी के साथ साथ देश में जो है आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी और अन्य कई मुद्दों को लेकर उन्होंने बातचीत की। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं ये देखिए उस दौरान की है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के दौरे पर पहुंचे हुए थे, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इंडिया, खासतौर से भारत का जो धमक है वो न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी देखने को मिलता है। तो वही इटली के अपोलिया में 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का समापन हुआ, जहां कार्य के अंत में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस समिट को कवर करने के लिए हमारी टीम भी पहुंची। हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी जानकारी दी। क्या कुछ कहा, सुनिए। तो आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है यहाँ की प्रधानमंत्री जॉर्जिया की, और यहाँ पे लगभग पूरे विश्व के यहाँ पे सारे जर्नलिस्ट थे। मैं चाहता हूँ अपने सहयोगी से एक बार दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पे सारे जर्नलिस्ट मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, लगभग उन्होंने 12 से 14 प्रश्नों का उत्तर दिया। हमारा 23वां नंबर था, लेकिन हमें मौका नहीं मिल पाया और उसके लिए जो यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने हमसे माफी भी मांगी। लेकिन ये बात जरूर है कहीं ना कहीं जिस बेबाकी से यहाँ की प्रधानमंत्री ने आज सारे सवालों के जवाब दिए वो अपने आप में बताता है कि आखिरकार यहाँ की प्रधानमंत्री के जिस प्रकार से अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ उनके रिश्तों को लेकर के बातचीत होती, तो मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ की भी जो प्रधानमंत्री हैं वो भी बहुत बेबाकी से जवाब देती है। मैंने तमाम देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है, कई बार हमने उनका इंटरव्यू भी किया है, लेकिन जिस बेबाकी से आज उन्होंने अब सवालों के जवाब दिए वो बताता है कि ये भी एक अभूतपूर्व व्यक्तित्व की मालकिन है यहाँ की प्रधानमंत्री। और मैं ये जरूर आपसे बताना चाहता हूं कि एक प्रश्न जो कि उन्होंने बहुत ईमानदारी से उसका उत्तर दिया। आमतौर से विदेशी जो खासतौर से देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष या जो वहां के राष्ट्रपति होते हैं वो बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं, लेकिन जो उन्होंने एक प्रश्न का जवाब दिया वो अपने आप में मैं आपको बताना चाहता हूं। अल जजीरा चैनल से एक पत्रकार ने जब उनसे ये पूछा कि जिस प्रकार से आप यूक्रेन के वॉर को यूक्रेन और रशिया के वॉर में आप अपना हस्तक्षेप करते हैं, उसी तरह आपने इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में आपने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया, तो उनका ये कहना था कि ये शुरुआत किसने की। देखिए ये अपने आप में बड़ी बात है कि आखिरकार जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मुद्दे और अपने जो नीतियां हैं उसके लिए स्ट्रांग हैं, उसी तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि इटली की यहाँ की प्रधानमंत्री भी उतनी स्ट्रांग है और उन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब दिया। यानी कि अगर टेररिज्म किसी भी प्रकार का अगर कभी भी होगा तो उसके लिए उन्होंने साफ कहा कि जिसने शुरुआत की है वो उसको झेलना पड़ेगा उन्होंने, लेकिन इस शब्द को उन्होंने बहुत सॉफ्ट तरीके से बोला। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश की प्रधानमंत्री का खास तौर से हिंदुस्तान के प्रति रवैया बहुत बेहतरीन है और जिन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनसे वार्ता की वो तमाम ऐसे मुद्दे जिसमें उच्च शिक्षा, जिसमें और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।